तो अब हम देखेंगे द साल्ट मार्च, जो कि बहुत फेमस मार्च रहा है, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यू डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर आ जाए डांडी मार्च कहाँ से कौन सी थी तो आप ये कहो कि ये साल्ट मार्च था तो डांडी कहाँ से हो गया, क्योंकि जो ये मार्च थी वो डांडी नामक जगह पे खत्म हुई थी, इसीलिए इसे डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इस पे क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को देखेंगे, तकरीबन आपके 5 पॉइंट्स बनते हैं जो आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या किया गांधी जी ने? महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। गांधी जी ने अपनी ये यात्रा अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू की, जो गांधी जी के सबसे ज्यादा विश्वसनीय थे, ट्रस्टेड थे। और द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, यानी जो ये मार्च थी, जो इनकी ये जर्नी थी, वो तकरीबन 240 माइल्स की थी। और ये कहाँ से शुरू होनी थी? गांधी जी का आश्रम जो था साबरमती में था, वहां से इनको कहाँ जाना था? गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी में जाना था, इसीलिए इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये लोगों को 24 डेज लगे, जिसका मतलब है कि ये हर दिन 10 माइल्स चले। उसके बाद जहां कहीं भी गांधी जी रुकते थे, लोग उनसे मिलने आते थे। एंड जब लोग उनसे मिलने आते थे तो गांधी जी उन्हें स्वराज का मतलब समझाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे टू डिफे द ब्रिटिशर्स बट इन अ पीसफुल मैनर। तो वो जो भी लोग मिलने आते थे, गांधी जी उनको समझाते थे कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, और अगर उन्हें ब्रिटिशर्स का विरोध करना भी है तो वो पीसफुली तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे, न कि लड़ झगड़ के करेंगे, क्योंकि इससे उनका ही नुकसान होगा। फाइनली 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? गांधी जी डांडी पहुंच गए और वहां पे उन्होंने क्या किया? सी वाटर को बॉयल करके साल्ट बनाया, यानी नमक खुद बनाया। और नमक बनाने का अधिकार जो कानून था वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। तो इस तरह गांधी जी ने नमक कानून तोड़ के सिविल डिसओबीडियंस की ओर पहला कदम बढ़ाया। अब हम आगे ये देखेंगे कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो कैसे फैला, उसका आउटस्प्रेड क्या हुआ, और ये कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। तो कुछ चीजें वही हैं जो हमने नॉन कोऑपरेशन में पढ़ी थी अभी, लेकिन एज अ पॉइंट क्योंकि क्वेश्चन में आता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्या हुआ? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन एज दे हैड डन इन 1921 एंड 22 बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। जितने भी कॉलोनियल लॉज थे उनको ब्रेक करने के लिए कहा गया। इसके अलावा thousands in different parts of the country broke the salt law। देश में जगह जगह लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और जितने भी गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थे उनके आगे डिमॉन्स्ट्रेट किया। उसके अलावा फॉरेन क्लॉथ को वापस से बाइकआउट किया गया और लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे दे रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। किसानों ने एकदम से मना कर दिया कि अब वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा जो विलेज ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और जो ट्राइबल ग्रुप था, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उनको और उनके जानवरों को रिजर्व एरिया में जाने से मना कर दिया गया था, तो उन लोगों ने भी इस कानून को मानने से मना कर दिया और अपने जानवरों को चराने के लिए इस एरिया में जाने लगे। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि जब भारतीयों ने ऐसा काम किया अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश, तो उन लोगों ने भारतीयों के साथ क्या किया। अब गवर्नमेंट भी जो है वो चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ पर नहीं दबाया तो उन्हें ये भय था कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो भी बदला लेने के मूड में आ गई थी। तो क्या हुआ? Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि उस ग्रुप को तोड़ना है, तो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस उनको अरेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया?
अब्दुल गफ्फार खां को अरेस्ट किया। अब्दुल गफ्फार खान जो थे महात्मा गांधी के डिसिपल थे, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। तो उनके विरोध में जब इनको अरेस्ट किया गया तो पेशावर की गलियों में क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, लोग अपना गुस्सा दिखा रहे थे। तो इस भीड़ पर पुलिस ने अटैक कर दिया और बहुत सारे लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए। और इसी का नतीजा हुआ था कि जगह जगह पे वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। फिर उसके कुछ महीनों बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट किया। गांधी जी के अरेस्ट की खबर जैसे ही फैली, सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले वर्कर्स थे, इन्होंने जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स थे, लाइक पुलिस ऑफिस, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन और ऐसे सारी इमारतें जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का गुस्सा बढ़ता गया। उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। तो जो सरकार है वो और ज्यादा ब्रूटल हो गई, वो हर तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया जाता था, औरतों और बच्चों को मारा पीटा जाता था और लाखों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए गांधी जी बहुत दुखी हो गए और फाइनली मार्च 1931 को गांधी जी ने ये मूवमेंट यहीं पर रोक दिया। अब आप सोचो, जो मूवमेंट इतना तेजी से फैल रहा, अचानक से उसको गांधी जी ने रोक दिया। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग गांधी जी के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन गांधी जी को था कि जो ये मोमेंटम है, जिस मोटिव के साथ ये चालू किया गया था, वो अपने उद्देश्य से भटक गई है। गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ राउंड टेबल में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं और जब वहां से वो लौट के आते हैं तो उनको पता चलता है कि कांग्रेस को इलीगल संस्था मान लिया गया है, गैर कानूनी संगठन का दर्जा दिया गया है। इसीलिए जो सरकार है वो हर तरीके से इस आंदोलन को दबा रही है। तो ये आंदोलन गांधी जी ने वापस से शुरू किया, लेकिन इन 1934 तक आते आते गांधी जी को ये फील हुआ कि इसमें अब वो बात नहीं रही जो इसके स्टार्टिंग में थी। तो अब हम ये देखेंगे कि जो बाकी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो अमीर किसान हो, गरीब किसान हो, ट्राइबल ग्रुप्स हो, औरतें हो, तो उन्होंने इस मूवमेंट को किस मोटिव के साथ लिया, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और किस वजह से वो दोबारा इस मूवमेंट में कोऑपरेट नहीं कर सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स की, जो अमीर किसान थे, उन्होंने इनकी अगर सबसे पहले बात करें, जैसे कि गांव में, जैसे कि गुजरात के जो पाटीदार थे और जाट जो उत्तर प्रदेश के थे, ये मूवमेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। उसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स थी ये इनके अंडर में थी, जो कि पाटीदार हैं और जाट हैं। तो जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ और रेट गिर गए तो इनको पैसे की क्राइसिस, मतलब पैसों की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको रेवेन्यू पे करने के लिए फोर्स किया। तो दे डिमांडेड फॉर, उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि वो रेवेन्यू नहीं दे सकते और इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। These rich peasants became enthusiastic supporter of the civil disobedience movement। और इस वजह से, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, इसी वजह से वो खुशी खुशी उत्साह के साथ इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, दे टुक पार्ट इन बाइकआउट प्रोग्राम। इसके अलावा उन्होंने बाइकआउट प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस आंदोलन का हिस्सा थी, इसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। फिर उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो अब रेवेन्यू नहीं पे कर सकते हैं। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए जब दोबारा 1932 में जब इन्होंने इस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट किया तो इन किसानों ने, अधिकतर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया।